हरिद्वार विधानसभा सीट की बात करें तो आपने अपनी दावेदारी कर दी है। क्या क्या किन किन नेताओं से आपकी बातचीत हुई है? मेरे कार्यकाल में चला था, जब मैं मेयर था तभी ये अमृत योजना चली थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी। चाहिए आपने बात करी अंडरग्राउंड लाइन की कि आप लेकर आए थे। अभी थोड़े दिन पहले स्थानीय विधायक जो हैं भाजपा से, वो कह रहे हैं कि ये मेरी परियोजना थी। तो देखिए, ये क्या कहना है ये आपका? खुद मनोज गर्ग, हम लोग गडकरी जी के पास गए थे और सारा विषय रखा था, तब ये रिंग रोड का कार्य हम लोगों ने कराया। भी आपके इतने काम करवाने के बावजूद भी भाजपा जो हरिद्वार की मेयर सीट हार गई, ऐसा क्या कारण रहा? ये एज पर एक्ट है, कोई चैलेंज करना चाहे चौराहे पे बैठ के बात कर सकता हूँ, जनता के बीच में बात कर सकता हूँ। देखिए, नेता गुटों में है, नेता गुटों में हो सकते हैं, जनता एकजुट है। निश्चित रूप से संगठन बहुत बारीकी से इस पर विचार कर रहा है और मुझे विश्वास है मेरा जो आवेदन गया और आपको जो चुनाव समिति से पदमुक्त कर दिया गया, क्या ये लगता नहीं आपको कि एक पार्टी से आपको किनारा किया जा रहा है? देखिए, चल में देखो, सतपाल जी के साथ तो कांग्रेस हमेशा अन्याय करती आई है और मुझे लगता है आगे भी उसका सिलसिला जारी रहेगा। किसे देखना चाहते हैं आप, सतपाल ब्रह्मचारी या आलोक शर्मा? आज हमारे चैनल के थ्रू जनता को बता दीजिए हरिद्वार की। उस समय वो पोस्टरों पर फोटो थे, आज मुझे गर्व है कि वो फोटो लोगों के दिलों तक पहुंच गया है। सवा करोड़ की आबादी वाला राज्य उत्तराखंड अपनी विभिन्न विशेषताओं के लिए जाना जाता है। कई धर्म नगरी यहाँ पर मौजूद है और आज हम मौजूद हैं धर्म नगरी हरिद्वार में, जो आजकल कहें तो एक राजनीतिक नगरी भी बन गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार का हृदय टाइम्स और हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हरि टीवी पर। हम इस समय मौजूद हैं एक ऐसी सीट पर जहाँ 4 बार से भाजपा का कब्जा है, जहाँ पर कांग्रेस अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ती आ रही है और कहें तो भाजपा के कार्यकर्ता भी इस चुनाव में अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं बातचीत करने के लिए हरिद्वार के पूर्व मेयर मनोज गर्ग जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे हरिद्वार विधानसभा सीट को लेकर, जो एक हॉट सीट बनती हुई दिख रही है इस विधानसभा को लेकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में 2012 में स्थापित हुई थी, वो भी इस बार अपना दमखम दिखा रही है हरिद्वार पहुंचकर। आइए सीधा बातचीत करते हैं हरिद्वार के पूर्व मेयर और भाजपा के नेता मनोज गर्ग जी से। स्वागत है सर आपका हरि टीवी पर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत जी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हरिद्वार विधानसभा सीट को आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि आज यहाँ की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ इस समय बनी हुई है, क्या नज़रिया है आपका? देखिए, जो हरिद्वार विधानसभा सीट है, निश्चित रूप से ये उत्तराखंड की बहुत महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि हरिद्वार आध्यात्मिक राजधानी भी है जी। और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो हिंदू धर्म के अनुरूप उस रूप से हों, तो ये जनादेश जनता हमेशा देती भी आई है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है। जी जी। क्या लगता है क्या होने जा रहा है इस बार? चुनाव ही होगा, होना क्या है, चुनाव होता है और चुनाव में जनता हमेशा सही निर्णय लेती आई, आगे भी सही निर्णय लेगी। जी। बात करें महंगाई अपने चरम सीमा पर है, क्या भाजपा दोबारा रिपीट होने जा रही है? देखिए, चुनाव से पहले ही महंगाई के मुद्दे ज़रूर आते हैं, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों में महंगाई होती है तो सरकार उन पर अंकुश लगाने का हमेशा प्रयास करती है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कहीं ना कहीं जो फसल का एक जो मूल्य निर्धारण होता है उसके आधार, लेकिन जो कालाबाजारी है वो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में कभी देखने को नहीं मिलती। जी। जहाँ तक बात होती है कि फसल की वैल्यू और मार्केट के अंदर वो उपभोक्ता तक उसका सही रेट में पहुंचना, सरकार अपनी बहुत पैनी नज़र रखती है। जी जी। हाँ, हरिद्वार विधानसभा सीट की बात करें तो आपने अपनी दावेदारी कर दी है। क्या क्या किन किन नेताओं से आपकी बातचीत हुई है? देखिए, दावेदारी आप कहें या आवेदन कहें, पार्टी का एक संविधान है और संविधान के अंतर्गत हर कार्यकर्ता जो अपने मन में उद्गार रखता है सेवा के और कहीं ना कहीं वो जनता से, अधिकारियों से सीखने के बाद और बेहतर व्यवस्थाएं और सुविधाएं देना चाहता है, तो उसके मन में ऐसे विचार रहते हैं और जब समय आता है चुनाव का तो उस समय वो अपना आवेदन जो एक संविधान के अंतर्गत वो उसको करता है। वही आवेदन मैंने किया है यहाँ पर और मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं 5 साल मेयर भी रहा हूँ। जी जी। और उस समय जो 5 साल के अंदर कार्य मुझे करने चाहिए थे, मुझे लगता है जो मुझे संसाधन मिले थे, 1 करोड़ की इनकम मेरे को नगर निगम में होती थी, उसको 20 करोड़ तक 5 साल में लेकर जाना और जो शहर की मूलभूत आवश्यकताएं थी
उन आवश्यकताओं को दृष्टिगत, जैसे यहाँ पर मेडिकल की एक बहुत बड़ी समस्या हम लोगों को फेस करनी पड़ती थी। हालांकि एम्स बनने के बाद उसका कहीं ना कहीं हमारे को उस समस्या से कुछ आराम मिला, लेकिन फिर भी क्योंकि कुंभ अर्धकुंभ रहता है और उसमें बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं जहाँ पर मेडिकल कॉलेज या मेडिकल से संबंधित फैसिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए थी। तो सबसे पहले मेयर बनते ही मैंने प्रस्ताव पास किया था कि यहाँ पर जो हमारी जगजीतपुर में ज़मीन है वहाँ पर हम मेडिकल कॉलेज के लिए देने के लिए तैयार हैं। हालांकि मैंने भविष्य में नगर निगम को अपने प्रोजेक्ट जनहित में और डेवलप करने का वो मिले तो सरकार से मेरा उस समय आग्रह था कि उसके एवज में कुछ ज़मीन नगर निगम को अवश्य देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि यहाँ जो मेयर हैं या जो और भी जनप्रतिनिधि हैं उनको इस पर प्रयास करना चाहिए था, ध्यान रखना चाहिए था कि जो ज़मीन सरकार उस काम के लिए ले रही उसके एवज में एक ज़मीन, जिससे कि आने वाले समय में आवासीय योजनाएं कहाँ लेकर जाएंगे, उन सब चीज़ों को या और भी बहुत सी योजनाएं आएंगी उनको हम लेकर जा सकते थे। क्या आपको नहीं लगता मेडिकल जो कॉलेज की बात आपने की, मेडिकल कॉलेज बनते बनते 20 साल से यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने काफ़ी देर कर दी इसका? देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप हमेशा विपक्ष लगाता है, मीडिया को हमेशा आज आपने देखा होगा कि केंद्र की सरकार जो वादा करती है और उसको बहुत तेज़ी से इम्प्लीमेंट कर रही है। जो कांग्रेस के समय के कार्य थे वो भी हमने तेज़ी से पूरे किए हैं। कहीं ना कहीं अगर उसमें व्यवधान आया तो जो उनका आपस का बीच का कहीं ना कहीं उनके कमिटमेंट थे, जो कि उन्होंने कौन से रूप से कमिटमेंट किए थे, उनको निस्तारण कराने में कहाँ वो कोर्टों में फंसे हुए मसले थे, चाहे हाईवे का हो, उसको हमने निस्तारण करके तेज़ी से आगे बढ़ाया। लेकिन हम लोगों ने, आपने देखा होगा, अमृत योजना 100% पीने का पानी, 100% सीवरेज लाइन मेरे कार्यकाल में चला था। जब मैं मेयर था तभी ये अमृत योजना चली थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाया। चाहे अंडरग्राउंड बिजली का कार्य आप लोगों ने देखा कितनी तेज़ी से, जबकि 2015 में पीयूष जी से मैं अंडरग्राउंड लाइन सैंक्शन करा कर लाया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आगे नहीं बढ़ा पाई। कुछ राजनीतिक कारण थे, कई बार नाम का भी एक विषय रहता, लेकिन मुझे नाम से मतलब नहीं था, काम से मतलब था। भले ही शिलान्यास उसका, मेरा कार्यकाल 3 मई को पूरा हुआ, 4 मई को शिलान्यास हुआ, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। हाँ, मैं चाहता था अगर मैं मेयर रहता तो मैं इसमें डक्ट जरूर बनवाता और इसका क्षेत्र पूरा नगर निगम क्षेत्र लेता जो आज वर्तमान में है। ये अंडरग्राउंड मेरी योजना थी, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं मेयर नहीं रहा, तो ये इसका थोड़ा सा मेरे को लगता है कि हाँ ये कार्य होना चाहिए। आपने बात करी अंडरग्राउंड लाइन की कि आप लेकर आए थे। अभी थोड़े दिन पहले स्थानीय विधायक जो हैं भाजपा से, वो कह रहे हैं कि ये मेरी परियोजना थी। तो देखिए, ये क्या कहना है ये आपका? एक जब संयुक्त परिवार होता है, 5 भाई होते हैं घर के अंदर, वो सब लोग काम करते हैं, लेकिन जब बिहार अच्छा होता है, कोई कारोबार अच्छा चलता है, सब लोग बड़े भाई को ही उसकी बधाई देते हैं। अब उसमें बड़ा भाई कौन है इसका एक अलग विषय है। हाँ, निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज के लिए यहाँ के जो विधायक हैं और मैं उस समय मेयर था, हम दोनों उस समय जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी के पास हम गए थे। जो रिंग रोड का विषय है, वहाँ पर अनेक अधिकारियों के साथ में, चीफ सेक्रेटरी और सब लोगों के साथ में, माननीय उस समय मदन कौशिक जी और मैं खुद मनोज गर्ग, हम लोग गडकरी जी के पास गए थे और सारा विषय रखा था। तब ये रिंग रोड का कार्य हम लोगों ने कराया। और जहाँ तक बात है, हॉस्पिटल हुआ, रिंग रोड हुआ, अंडरग्राउंड जो गैस पाइपलाइन है, उस समय सारा गैस पाइपलाइन का जितना भी है सारा नगर निगम के अंतर्गत आता। केंद्र पैसा देता स्टेट को, स्टेट देता नगर निगम को, और नगर निगम उसको किस रूप में करना, जैसे अंडरग्राउंड पानी की बात आई, ये सारा बिजली अंडरग्राउंड बिजली की बात आई है। हाँ, अगर मेयर चाहते तो निश्चित रूप से जो नगर निगम क्षेत्र है वहाँ तक का इसमें होता, लेकिन ये कहना कि भाई हम सरकार दूसरी है, सरकार तो उस समय भी दूसरी थी, लेकिन हमने बहुत सारे काम उस समय सरकार रहते हुए अंडरग्राउंड पाइपलाइन का कार्य हमने लोगों ने कराया। तो मेयर आपने इतने काम करवाए, आपने गिनवाए, फिर भी आपके इतने काम करवाने के बावजूद भी भाजपा जो हरिद्वार की मेयर सीट हार गई, ऐसा क्या कारण रहा? देखिए, ये विचारने विषय, मैंने इससे पहले भी एक बार इंटरव्यू लिया था, मैंने कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए किन कारणों से 8 नगर निगमों का आरक्षण 7 नगर निगमों में भी कराया गया, और अगर वो
ईमानदारी से आरक्षण को कराया जाता तो निश्चित रूप से ये सामान्य सीट थी, ये महिला सीट नहीं थी। एज पर एक्ट है, कोई चैलेंज करना चाहे चौराहे पे बैठ के बात कर सकता हूँ, जनता के बीच में बात कर सकता हूँ। अब क्या कारण, वो राजनीतिक कारण रहे, क्यों शहर के विकास को रोकने के लिए ऐसा कार्य किया गया और क्यों हम ये सीट हारे, इन सब चीज़ों की एक संगठन की जांच का विषय है। जांच कराई होगी, निश्चित रूप से जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो इस चीज़ को पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं। आपने गुटबाजी की बात कही, जहां वो मेयर के चुनाव में भी नजर आई, अभी भी वही गुटबाजी हम भाजपा कांग्रेस पर जो आरोप लगाती है, लेकिन इस चुनाव में भी अभी देखने को नजर आ रही है। नेता गुटों में है, नेता गुटों में हो सकते हैं, जनता एकजुट है। नेता गुटों में जनता एकजुट है और एकजुट होकर जो भी प्रत्याशी होगा उसको जिताएंगे। लेकिन हाँ, इस बार जरूर जनता ये विचार कर रही है, प्रत्याशी जो भी हो वो उनकी इच्छाओं और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। निश्चित रूप से संगठन बहुत बारीकी से इस पर विचार कर रहा है और मुझे विश्वास है, मेरा जो आवेदन गया है जनता के समर्थन से, इस बार मुझे अगर मौका मिलता तो निश्चित रूप से और जो मन के उद्गार हैं वो सेवा के रूप में आपके सामने आएंगे। आप लोगों ने देखा कि ये कोई कार्य कहने से या सीट पर बैठने से नहीं होता। जब कोविड का समय चल रहा था, मैं खुद कोरोना पीड़ित था, मेरा बेटा कोरोना पीड़ित था। अचानक एक फ़ोन आता है कि आप ऑक्सीजन के लिए कुछ करिए, और BHL में ऑक्सीजन है जो कि इंडस्ट्री के लिए यूज होती है, आप इसको मेडिकल में कन्वर्ट कराइए, इसका लाइसेंस कराइए। मैंने तुरंत, उस समय गुलाटी जी थे ED, मैंने बात की, अपने रविशंकर जी थे DM, उनसे बात की, CM साहब अपने तीरथ जी थे, उनसे बात की। विदिन 24 आवर या 36 आवर हम लोगों ने उस औद्योगिक जो उसका लाइसेंस था उसको कोविड अवधि के लिए हमने उसको मेडिकल में कन्वर्ट कराया, और मेडिकल में कन्वर्ट कराते तुरंत हमने ऑक्सीजन पूरे पंजाब में गई, हरियाणा में गई, दिल्ली में गई, यूपी में गई, हिमाचल में गई, और हरिद्वार सहित पूरे उत्तराखंड में लाखों लाख जिंदगी बचाने का कार्य किया है। तो ये कोई पदों पर बैठ के ही काम होता है। हमने टीम जीवन के माध्यम से 1.25 लाख लोगों को हम वैक्सीनेशन करा चुके हैं, जबकि कोई सरकारी धन या कोई भी वैसा धन नहीं है। जनता के सहयोग से आज भी हम वैक्सी कार के माध्यम से घर घर गए, स्कूटी के माध्यम से, और आज कंधे पर भी हम झोला लगकर घर घर जाकर वैक्सीनेशन का कार्य करा रहे हैं। जी, आपने कहा इतने कार्य करवा रहे हैं और आपको जो चुनाव समिति से पदमुक्त कर दिया गया, क्या ये लगता नहीं आपको कि एक पार्टी से आपको किनारा किया जा रहा है? देखिए, मैंने उस समय आवेदन किया था और जो एक कमेटी बनी थी उससे अलग करने का जो कारण हो सकता है, या किया या नहीं किया, वो भी स्पष्ट स्थिति नहीं है। दादागिरी नजर नहीं आती आपको? इसमें मुझे लगता है कि मुझे हरिद्वार से आवेदन करने पर मुझे मौका दिया गया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय हरिद्वार में रहकर जनता के बीच में रहूं और उनका समर्थन जुटाऊं। मैं तो इसको पॉजिटिव ले लेता हूं, लेकिन जिन्होंने जिस मंशा से किया होगा, निश्चित रूप से शीर्ष संगठन है, अगर फेरबदल किया होगा तो ज़रूर सवाल किया होगा उन्होंने, और संगठन पर मुझे विश्वास है। जी, अभी JP नड्डा जी आ रहे हैं और आप सुनने को भी आया था कि आपने RSS के कई लोगों से मुलाकात की है। क्या JP नड्डा जी से भी आप अपना आवेदन दावेदारी पेश करेंगे हरिद्वार में? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले भी आए थे, मैं मिला था, और जो संगठन की बात है, संगठन के जो हमारे अधिकारी हैं उनसे मिलने का एक निरंतर विषय रहता है। मैंने अपने यहाँ से मेरे को इस बार विधायक के रूप में चुनाव लड़ने का मौका मिले, जिससे कि मैं यहाँ से जनता के सहयोग से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक उत्तराखंड के अंदर सर्वाधिक मतों से जीतकर एक सीट मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। ऐसा मैंने उनके सामने जरूर रखा है, और मुझे विश्वास है इस बार जन भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए संगठन जो निर्णय लेगा निश्चित रूप से, और उसमें अध्यक्ष जी भी हैं क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हमारे सम्मानित नेता हैं, और जो भी निर्णय होगा उनकी सहमति से ही होगा, क्योंकि प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उनकी सहमति के बगैर कोई निर्णय हो ऐसा संभव नहीं हो सकता। मैंने माननीय अध्यक्ष जी से भी हरिद्वार में लड़ने के लिए कहा कि अगर कोई विषय ऐसा आता है कि एक बार मुझे मौका मिले, मैंने जो भी हमारे शीर्षस्थ नेता हैं उन लोगों से मिलकर आवेदन किया है, आग्रह किया है। जी, क्योंकि आपको भी पदमुक्त कर दिया गया और एक युवा नेता है, उन्होंने भी दावेदारी पेश की, क्या होता है तो ऐसा मैंने कहा ना, ये संगठन अपने हिसाब से पद काम करने के लिए देता है, पद नहीं होती, जिम्मेदारियां होती हैं काम करने के लिए। मुझे लगता है जो जिम्मेदारी उस समय दी गई होगी, उस समय वहाँ पर उपयोगिता उनकी ज़्यादा महसूस की होगी। अब लगता है कि अगर मान लिया किसी को कोई पदमुक्त किया है
तो जहाँ जिस काम के लिए कहा है तो वहाँ उपयोगिता उसकी जाए। तो इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। दो चीज़ें, नेगेटिव लोगे या पॉजिटिव। मैं समझता हूँ हर कार्य को पॉजिटिवली लेना चाहिए। हमने पॉजिटिवली लिया, हमने अपनी सक्रियता, रुड़की विधानसभा की हमारे पास प्रभार की जिम्मेदारी है, हम वो भी कार्य करते हैं यहाँ पर भी। अब मैं जल्दी ही जनता के बीच में एक डोर टू डोर इसको कहना चाहिए, जाके आशीर्वाद लूँगा कि हरिद्वार से मुझे यहाँ पर आप अपना आशीर्वाद दें जी, जिससे कि संगठन तक आपकी बात पहुँचे। तो आप हरिद्वार में अपना जो प्रत्याशी है विपक्ष का, किसको मानना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ से भी गुटबाजी दिख रही है, सतपाल ब्रह्मचारी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, आलोक शर्मा जो प्रवक्ता है वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं। किसको आप अपने रूप में देखना चाहते हैं कि मैं, मतलब क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं एक मजबूत कैंडिडेट से भिड़ूं, तो आप किसको मजबूत मानते हैं दोनों में से? एक्चुअल में देखो, सतपाल जी के साथ तो कांग्रेस हमेशा अन्याय करती आई है और मुझे लगता है आगे भी उसका सिलसिला जारी रहेगा। तो जहाँ तक सतपाल जी कैंडिडेट रहेंगे, वो सतपाल जी को भी ये विश्वास नहीं है। और दूसरा कौन कैंडिडेट होगा भी कांग्रेस को भी पता नहीं है। तो मुझे तो नहीं पता भाई कांग्रेस विपक्ष के रूप में या जनता की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए वो कार्य कर रही है या करेगी। तो जहाँ तक और दूसरा विपक्ष है कोई स्थापित होने की प्रयास कर रहा है, तो मुझे लगता है विपक्ष कोई है ही नहीं। जनता जरूर एक इस बार अपनी भावनाएं वो अपने अनेक रूपों में प्रकट कर रही है। और मुझे लगता है उन भावनाओं के दृष्टिगत जो कैंडिडेट होगा निश्चित रूप से विपक्ष में जो भी चुनाव लड़ेगा वो। फिर भी हम आपके मन की बात जानना चाहते हैं, किसे देखना चाहते हैं आप, सतपाल ब्रह्मचारी या आलोक शर्मा? आज हमारे चैनल के थ्रू जनता को बता दीजिए हरिद्वार की। मैं तो कहता हूँ कि प्रियंका जी लड़े यहाँ से, प्रियंका जी लड़े, प्रियंका गांधी, हाँ लड़े यहाँ से। अगर उनको हरा देंगे आप? हराने और जिताने की बात तो जनता करती है जी, लेकिन कार्यों के बल पर जो आगे बढ़ेगा जी वो चुनाव जीतेगा। चुनाव कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि भाई चुनाव मन में आया और जाके लड़ लिया। हम भी हारे नगर निगम का चुनाव, ऐसा नहीं हारे। कहीं ना कहीं जनता की जो भावनाएं थी उनकी उपेक्षा हुई होगी, तो जनता ने अपना रिजल्ट सुना दिया। हम लोग कई बार विधानसभा में कम वोटों से जीतते हैं, लोकसभा में ज़्यादा वोटों से जीत जाते हैं, वही नगर निगम हार जाते हैं। तो ये चीज़ें, जनता को कोई गुलामी नहीं कर रखी। जनता सहयोगी हो सकती है, जनता सम्मान कर सकती है, लेकिन अगर जनता को गुलाम बनकर कोई नेता काम करेगा तो जनता उसका जवाब देना जानती है। तो जहाँ तक बात है, आना चाहिए प्रियंका जी को, आना चाहिए हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ने के लिए, हिम्मत उनको रखनी चाहिए। और अगर हरीश रावत यहाँ से खुद लड़ जाए तो? अब वो देखे कि हरीश रावत बड़ा नेता है या प्रियंका जी, देख ले, दोनों डिसाइड कर ले आपस में। जी तो प्रियंका जी और हरीश रावत जी दोनों डिसाइड कर ले, जो भी लड़ेगा। हरीश रावत जी पहले भी देखो 2 सीटों से हारे थे, जनता ने अपना रिजल्ट सुना दिया था। देखो, कोई पार्टी ये कहे कि मैंने उसको हरा दिया, उस पार्टी को, जनता का समर्थन, जनता के बीच में जनता के हित के कार्य करना, निश्चित रूप से जनता उसके प्रति मन बनाती है। आज हमने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, और जब कोरोना काल था, हमने जो है टीम जीवन के माध्यम से जन जन तक पहुंचने का कार्य किया है। और निश्चित रूप से जनता, मेरे से किसी ने सवाल किया था कि कभी आपके पोस्टर लगे होते तो हर पोस्टर पर आपका फ़ोटो होता, तो तभी भी मैंने कहा था कि उस समय वो पोस्टरों पर फ़ोटो थे। आज मुझे गर्व है कि वो फ़ोटो लोगों के दिलों तक पहुंच गया है। और मुझे विश्वास है इस बार अगर मेरे को चुनाव लड़ने का मौका मिला तो निश्चित रूप से भारी बहुमत से जनता मुझे जिताकर सदन में भेजने वाली। तो